नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। अगले आधे घंटे हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों से। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों की मतगणना कल। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। विजय जुलूसों पर प्रतिबंध। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को मंजूरी। सार्वजनिक उपक्रमों की अधिशेष भूमि के मौद्रीकरण के लिए विशेष इकाई के गठन पर मुहर। खनिजों की रॉयल्टी से जुड़े कानून में संशोधन को हरी झंडी। सदनों में गिरती मर्यादा, शालीनता और गरिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय उत्कृष्टता पर संबोधन। आम सहमति से नीतिगत फैसला लेने की सलाह। यूक्रेन ने की निकासी मार्ग पर संघर्ष विराम की घोषणा। कीव की मदद के लिए अमेरिका के शीर्ष सांसदों में बनी सहमति। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र की निगरानी प्रणालियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का टूटा संपर्क। और पूर्वी यूक्रेन से निकलकर भारतीय छात्रों का अंतिम जत्था पश्चिमी हिस्से की ओर रवाना। गुरुवार तक स्वदेश वापसी की संभावना। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 20,000 से ज्यादा लोग लौटे स्वदेश। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हो रहा है। कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही दिन में 11 बजे से शुरू होगी। महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों की कार्यवाही 2 पाली में चली थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिवसीय मिजोरम यात्रा पर हैं। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कल यहां विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। उससे पहले आज मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने राजभवन में उनसे मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री पड़ोसियों के बीच साझा सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। मालदीव में 5वीं NSA स्तरीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशेल्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। असम में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को पछाड़कर बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने असम में नगर बोर्ड चुनावों में कुल 80 में से 73 नगर निकायों पर कब्जा करके बड़ी जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 1 नगर पालिका बोर्ड आया है। 2 वार्डों में आपने जीत दर्ज की है। सरकार ने विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों द्वारा अपने लंबित बकाया का दावा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी है। MEIS संबंधी लंबित बकाया के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल और ROSCTL और ROSL के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च है। इससे पहले अंतिम तिथि दिसंबर 2021 में बढ़ाई गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जिला अदालत परिसर के पास हुए एक IED विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। हादसे के वक्त वहां भीड़ नहीं थी। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। साथ ही आसपास के इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें उदारवादी सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार और रूढ़िवादी पूर्व अभियोजक के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। विजयी उम्मीदवार मई में राष्ट्रपति पद और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के तौर पर 5 साल का कार्यकाल संभालेगा। ग्वाटेमाला के वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट के बाद पहाड़ी से नीचे गिरती गर्म राख और पत्थरों के बीच लगभग 500 लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये इलाका 2018 में वोल्केनो ऑफ फायर में हुए भीषण ज्वालामुखीय विस्फोट से पूरी तरह तबाह हो गया था। शेयर बाजारों में आज तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी 2% से अधिक चढ़ गए। कारोबार के अंत में ये 1223.24 अंक यानी 2.29% की तेजी के साथ 54,647.33 अंक पर बंद हुआ।
निफ्टी में भी 331.90 अंक यानी 2.07% तक की तेजी दर्ज की गई। रविंद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी टेस्ट हरफनमौलाओं की रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंच गए। जैसन होल्डर को हटाकर एक बार फिर शीर्ष हरफनमौला बन गए। होल्डर फरवरी 2021 से नंबर 1 पायदान पर बने हुए थे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। मतगणना के रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रुझान और परिणाम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देखे जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सबसे महत्वपूर्ण की शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना स्थल और जो स्ट्रांग रूम हैं की जगह पर हैं और उन सभी जगहों पर 3 लेयर सीएपीएफ सिक्योरिटी की व्यवस्था है और बाहर भी पूरी इंतजामात किए गए हैं। मतगणना स्थल के बाहर सार्वजनिक सभा पर रोक लगाई गई है। सुरक्षित दूरी का ध्यान रखते हुए मतगणना केंद्र को बड़ा बनाया गया और इसमें उचित वेंटिलेशन, खिड़कियां और एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र, ईवीएम, वीवीपैट और सीलबंद बाहरी बक्सों को सैनिटाइज किया जाएगा। हॉल, कमरे या परिसर के प्रवेश पर सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध रहेगा। मीडिया सेंटर्स हमने बनाया है और एनकोर के माध्यम से और अपना वोटर हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन जैसे जैसे अप्रूवल देती रहते तुरंत डेटा लोगों के दिया जाएगा, रिजल्ट्स के डेटा। आयोग ने इन राज्यों में मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था या हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवारों के साथ 2 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के साथ गोवा और उत्तराखंड के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के साथ पंजाब में भी 20 फरवरी को वोट डाले गए थे। मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मतदान हुआ। असम की माजुली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती भी इसके साथ ही की जाएगी। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से जुड़ा हर अपडेट आप संसद टीवी पर 10 मार्च को दिन भर देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि देश की सियासत की दशा और दिशा की क्या तस्वीर होगी, सिर्फ संसद टेलीविजन पर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैबिनेट की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने सरकारी एजेंसियों और उन सार्वजनिक उपक्रमों की अधिशेष भूमि और इमारतों के मौद्रीकरण और देखरेख के लिए राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है, जिन्हें या तो बेचा जा रहा है या जो बंद होने के कगार पर हैं। विशेष इकाई एनएलएमसी को 5,000 करोड़ रुपए की शुरुआती अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए खान और खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे इन खनिजों के भंडार की नीलामी का रास्ता साफ होगा। बैठक में ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लैटिनम समूह की धातुओं, एंडोलूसाइट, सिलिमाइट और
मॉलिब्डेनम जैसे कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईसीएमआर और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण, डेटा का संग्रह, वेक्टर जनित रोगों एवं उभरते संक्रमणों पर विचार साझा करने, विकास और अनुसंधान कार्यक्रमों पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने पर जोर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना गुजरात के जामनगर में की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदनों में गिरती मर्यादा, शालीनता और गरिमा पर चिंता जताते हुए कहा कि अभिभाषणों के दौरान व्यवधान और बहिष्कार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश विधानसभा में संसदीय उत्कृष्टता सम्मान के दौरान ये बातें कहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें सदन की गरिमा और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। दलों की सत्ताएं परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन सदनों की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी दलों का दायित्व है। इसलिए सभी दलों को बैठकर इस पर नीतिगत फैसला करना चाहिए। सदनों की गिरती हुई मर्यादा गरिमा को बनाए रखें। क्योंकि अगर लोकतंत्र के अंदर, इन संस्थाओं के अंदर शालीनता, मर्यादा, गरिमा कम होगी तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रूस यूक्रेन की जंग की। युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी बमबारी जारी है। रूस की ओर से मिसाइलें दागे जाने के खतरे के बीच निवासियों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया गया है। वहीं रूस को यूक्रेन पर हमला किए करीब 2 सप्ताह का समय बीत चुका है। आज़ोव सागर पर बसा मारियुपोल कई दिनों से रूसी सैनिकों से घिरा हुआ है। रूसी सैन्य बलों की घेराबंदी कर दी गई है, जिससे वहां मानवीय संकट बढ़ गया है। 2 हफ्तों से चल रही इस लड़ाई में हजारों लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सैन्य और असैन्य नागरिक शामिल हैं। वहीं कीव के आसपास समेत कई इलाकों में यूक्रेन की सेना और लोगों के कड़े प्रतिरोध के चलते रूसी बलों का आगे बढ़ना रुका हुआ है। यूक्रेन पर हमला करने के करीब 2 हफ्ते बाद हालांकि रूसी सेना ने देश की तटरेखा पर बढ़त हासिल कर ली है। प्लैनेट लैब्स पीबीसी के उपग्रह से ली गई तस्वीरों में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के बाहर माचुलिसिची एयरबेस पर बेलारूसी और संदिग्ध रूसी हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि उपग्रह की तस्वीरों में कीव के उत्तर में दिख रही ये तैनाती संभवतः यूक्रेनी सेना ने रूसी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए की हो। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों की घेरेबंदी या कब्जे में आए शहरों में से नागरिकों को निकालने के विभिन्न मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है, लेकिन यह साफ नहीं है कि रूसी सैन्य बल उसका सम्मान करेंगे या नहीं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद 2 सप्ताह से भी कम समय में करीब 20 लाख लोगों ने पूर्वी यूरोपीय देश छोड़ दिया है। हर नए दिन के साथ ये पलायन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बनता जा रहा है। रूसी सेना से घिरे यूक्रेनी शहरों में मानवीय स्थिति और अधिक विकट हो गई है। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मिशन की अधिकारी नतालिया ने रूस पर नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मारियुपोल और दूसरे शहरों में स्थिति गंभीर है। ऐसे में विश्व नेताओं और मानवीय चिकित्सा संगठनों को तत्काल मदद करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मिशन की अधिकारी नतालिया ने कहा कि नागरिकों, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को जाने की अनुमति नहीं है और मानवीय सहायता को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। वहीं रूसी सेना ने काफिले पर गोलीबारी से इनकार करते हुए यूक्रेन पर निकासी प्रयासों को बाधित करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सुमी से सुरक्षित निकाले गए करीब 700 भारतीय छात्रों का अंतिम बड़ा समूह पोल्तावा से एक विशेष ट्रेन में सवार हो चुका है। इन भारतीय छात्रों के गुरुवार को पोलैंड से भारत के लिए उड़ान भरने की संभावना है। छात्रों को ट्रेन के जरिए पश्चिमी यूक्रेन के लवीव ले जाया जाएगा। लवीव की करीब 12 घंटे की ट्रेन यात्रा है, जहां से छात्रों को बसों के माध्यम से पोलैंड ले जाया जाएगा। पोल्तावा और लवीव के बीच की दूरी लगभग 888 किलोमीटर की है। सीमा पार करने के बाद छात्रों को पोलैंड से निकासी उड़ान से भारत लाया जाएगा। सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दे रही है। भारतीय नागरिकों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा
13 बसों के काफिले में सुमी से पोल्तावा ले जाया गया। आज हमें ये गर्व है कि जो आखिरी बैच था स्टूडेंट्स का, वो भी अब जो युद्ध का इलाका है उसमें से निकल के पश्चिमी यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लिविर में थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा और उन्हें वहां से बॉर्डर से पार करके नजदीक के देश में लाके भारत वापस ले आया जाएगा। आपने सुना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को, जिन्होंने जानकारी दी कि भारतीय छात्रों को किस तरीके से वहां से बाहर निकाला जा रहा है। यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को डाटा देना बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ये जानकारी दी है। इस बीच खबर है कि रूस के आक्रमण के बीच चेरनोबिल परमाणु स्थल पर बिजली गुल हो गई। आपातकालीन जनरेटर चालू किए गए हैं। चेरनोबिल संयंत्र को पिछले महीने रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। संस्था ने उत्तरी यूक्रेन में परमाणु स्थल पर रूसी सैनिकों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर गहरी चिंता जताई है। चेरनोबिल संयंत्र वर्तमान में चालू नहीं है। IAEA ने यूक्रेन के परमाणु नियामक से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि इस संयंत्र में निष्क्रिय रिएक्टरों के साथ साथ रेडियोधर्मी अपशिष्ट केंद्र भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के सांसदों से रूस को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने का अनुरोध किया है। साथ ही मॉस्को पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आह्वान भी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह अनुरोध ऐसे वक्त में किया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनके देश के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान छेड़ रखा है। ज़ेलेंस्की ने भावुक भाषण देते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के उन शब्दों को दोहराया जिसमें हवाई क्षेत्र, समुद्र और सड़कों पर रूसी सैनिकों से लड़ने का वादा किया गया था। ये पहली बार है जब किसी विदेशी नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को सीधे संबोधित किया है। वीडियो लिंक के जरिए हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक भाषण देने वाले ज़ेलेंस्की को संसद के सदस्यों ने खड़े होकर सम्मान दिया। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगाने से पहले उसने अपने यूरोपीय साझेदारों से चर्चा की थी। उसने माना कि फिलहाल सभी सहयोगी देश ऐसा प्रतिबंध लगाने की स्थिति में नहीं हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कार्यकारी आदेश जारी कर रूस से कच्चे तेल, कई पेट्रोलियम उत्पादों, तरल प्राकृतिक गैस और कोयले के आयात पर रोक लगा दी थी। इसका मकसद रूस को अमेरिकी चालकों और उपभोक्ताओं से सालाना मिलने वाले अरबों डॉलर के राजस्व से वंचित करना है। पिछले साल अमेरिका ने रूस से रोजाना औसतन 7 लाख बैरल कच्चा तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद का आयात किया था। We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. वहीं मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला, पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कई वैश्विक ब्रांड ने घोषणा की है कि वे यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस में अपने व्यापार को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहे हैं। अमेरिका के लिए तैयार 1.5 खरब डॉलर के बजट प्रस्ताव में यूक्रेन और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहायता पैकेज को बढ़ाकर 14 अरब डॉलर करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव को हफ्ते के आखिर तक कांग्रेस की तरफ से अनुमति मिलने की उम्मीद है। यूक्रेन की मदद करने को लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सदस्य साथ हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। सैन्य, मानवीय और आर्थिक मदद के लिए पैकेज 12 अरब डॉलर से बढ़ाकर 14 अरब डॉलर कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह मदद राशि 10 अरब डॉलर करने का अनुरोध किया था। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सरकारी विभागों में खाली पड़े 91,142 पदों को जल्द भरे जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई क्षेत्रीय प्रणाली लागू होने के बाद 80,000 पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाकी 11,000 पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे।
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे या उन्हें कैबिनेट से हटाए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बयान देने की मांग की। इस मुद्दे पर सदन में गतिरोध के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में कहा कि राज्य में करीब 3,64,00,000 शिक्षित और अर्ध शिक्षित युवा गुजरात के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। प्रश्नकाल के दौरान लिखित जवाब में कहा गया कि करीब 3,46,000 युवा शिक्षित श्रेणी में बेरोजगार हैं, जबकि 17,816 युवा अर्ध शिक्षित बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में विपक्ष के गतिरोध के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,79,237 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 13,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली समेत कई अहम घोषणाएं की। बजट में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सालाना सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान सदन की कार्यवाही में गतिरोध पैदा करने को लेकर बीजेपी विधायक सुदीप मुखोपाध्याय और मिहिर गोस्वामी को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को ई श्रम अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सम्मान ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण में देश में पहला स्थान और राज्य सेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ 2019 में हुए प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के बाद गिरफ्तार जेएनयू के छात्र नेता शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में सरकारी उपक्रम सिंगरेनी कोलरीज की एक खदान में हुए हादसे में वहां फंसे 3 लोगों की मौत हो गई है। एससीसीएल ने इसकी पुष्टि की है। हादसे के बाद से राहत और बचाव का काम जारी था। गुजरात सरकार ने भिक्षा नहीं शिक्षा इस मंत्र के साथ देश का सबसे पहला सिग्नल स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत 30 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। इन सिग्नल स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन और स्वास्थ्य जांच योजना का लाभ भी दिया जाएगा। राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में वन्य जीव संरक्षण विभाग और वन्य जीव संरक्षण कोष के सहयोग से एशियाई प्रवासी पक्षियों और स्थानीय पक्षियों की गणना की जा रही है। विभाग अब तक कई इलाकों में गणना पूरी कर चुका है। देश में चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष नियामक निकाय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों के लिए स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG में उपस्थित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी गई है। इससे पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने वाले दिनों में कई बदलाव नजर आएंगे। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट रूल में कई बदलाव किए हैं, जिसमें गेंद पर लार के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। क्रिकेट के नियमों के संरक्षक MCC ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज को रन आउट करने संबंधी नियम को अब अनुचित खेल श्रेणी से हटा दिया है। साथ ही गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। MCC ने कैच देकर आउट होने वाले बल्लेबाज संबंधी नियम में बदलाव किया है। अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट हुआ है तो उसकी जगह आने वाला नया बल्लेबाज अगली गेंद खेलेगा। ये नियम ओवर खत्म होने की दशा में लागू नहीं होगा। ये सभी बदलाव अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। चलते चलते आपको दिखाते हैं पुणे की केक कलाकार के रॉयल आइसिंग केक की झलक।
उन्होंने 100 किलो के केक को बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपनी जगह बनाई है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।